प्लैनेट हैज एन इनविजिबल टेम्परेचर, एक ऐसा जादुई नंबर जो अगर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो ह्यूमंस अपनी बॉडी को सिर्फ स्वेट करके कूल नहीं कर सकते। Literally, it becomes a matter of life and death. क्रेजी है ना? ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए रियल क्वेश्चंस को आज हम सीबीआई की तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सीट बेल्ट लगा लीजिए। बट फर्स्ट, अगर आप नॉलेज के इस रोलर कोस्टर राइड के लिए रेडी हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। Let's build a community of learners together. एग्जैक्टली आज का हमारा सफर होगा यूपीएससी एनवायरनमेंट सेक्शन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर। हाँ, और हम सिर्फ व्हाट नहीं बल्कि व्हाई और हाउ पर फोकस करेंगे। Let's begin the exploration. ओके, तो आज का हमारा लर्निंग मैप बिल्कुल क्लियर है। We will unpack 25 questions one by one. We'll start with the deadly wet pulp temperature, फिर एक्सप्लोर करेंगे कि अर्थ का एक्सिस शिफ्ट क्यों हो रहा है और फिर जंप करेंगे फ्यूचर टेक टॉपिक्स पर। जैसे sustainable aviation fuel और green hydrogen. राइट And we'll also connect the dots between concepts like carbon markets, थोड़ा sci-fi वाला geoengineering, blue carbon और एक बहुत important economic concept, the social cost of carbon. वाह, हर सवाल एक नया दरवाजा खोलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। Question 1, UPSC CSE Pre 2025. The World Bank warned that India could become one of the first places where wet pulp temperatures routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflect the implication of the above said report? Including humans will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. Options है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Broad micro theme, climate change and human survival limits. ओके, तो सबसे पहले ये वेट बल्ब टेम्परेचर है क्या चीज? देखो, वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली क्या है? इमेजिन करो एक थर्मोमीटर जिसके बल्ब पर एक गीला कपड़ा लिपटा हुआ है। ठीक है। अब जब हवा चलती है तो इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, राइट? और इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस तक एयर को इवेपोरेशन से कूल किया जा सकता है। मतलब ये हीट और ह्यूमिडिटी का एक कंबाइंड मेजर है। अच्छा, तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? सोचो मुंबई या चेन्नई में एक बहुत ह्यूमिड दिन, आपको नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा गर्मी लगती है, राइट? ऐसा सफोकेटिंग फील होता है? हाँ बिल्कुल। दैट्स बिकॉज हवा में पहले से ही इतनी मॉइस्चर है कि आपका पसीना, योर स्वेट एवेपोरेट ही नहीं हो पाता टू कूल यू डाउन। गॉट इट, दैट्स हाई वेट बल्ब टेम्परेचर इन एक्शन। एग्जैक्टली। अब चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इम्प्लीकेशन ऑफ द रिपोर्ट अबाउट द 35 डिग्री थ्रेशोल्ड। राइट, कीवर्ड है बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इम्प्लीकेशन। हमें सबसे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है। परफेक्ट। अब स्टेटमेंट सर्जरी। स्टेटमेंट 1 कहता है फ्लडिंग, साइक्लोन्स और ड्राउट्स इन पेनिनसुलर इंडिया। ये आमतौर पर तो करेक्ट है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया वल्नरेबल है इन चीजों के लिए। करेक्ट है, बट क्या ये 35 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है? शायद नहीं, ये एक ब्रॉडर जनरल स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। ये कहता है सर्वाइवल विल बी अफेक्टेड बिकॉज पर्सपिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट से जुड़ रहा है। बिल्कुल, सोर्स इज क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस। जब वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, ह्यूमन बॉडी स्वेट करके खुद को कूल नहीं कर पाती। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो राइट वर्सेस रॉन्ग क्या हुआ? स्टेटमेंट 2 इज द डायरेक्ट कोर इम्प्लीकेशन। स्टेटमेंट 1 रिलेटेड रिस्क है पर डायरेक्ट आंसर नहीं। ये बुलजाई वाला क्वेश्चन है और स्टेटमेंट 2 बुलजाई हिट करता है। सो बी 2 ओनली। करेक्ट। एज पेरिफेरल नॉलेज याद रखो, ऑप्शन 1 जनरल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, नॉट स्पेसिफिक टू द वेट बल्ब मैकेनिज्म। इसके लिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं। वेट बल्ब 35 इज इक्वल टू बॉडी कांट सर्वाइव। सिंपल। वेट मतलब पसीना, 35 मतलब बॉडी के नेचुरल एसी का हार्ड स्टॉप। परफेक्ट। मिनी रिकैप। वेट बल्ब टेम्परेचर बॉडी की कूलिंग एबिलिटी के बारे में है और स्टेटमेंट 2 उस पर डायरेक्ट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट वन। Question 2, UPSC CSE Prep 2525. Consider the following statements. 1. Scientific studies suggest that a shift is taking place in the Earth's rotation and axis. 2. Solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with a tremendous amount of energy. 3. As the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. Options complex हैं? A. Both statement I and statement 3 are correct, and both of them explain statement 1. B. Both statement I and statement 3 are correct, but only one of them explains statement I. C. Only one of the statements I and 3 is correct, and that explains statement I. D. Neither statement I nor statement 3 is correct. Broad micro theme. Geophysics and climate change linkages. Okay. कॉन्सेप्ट समझते हैं। अर्थ एक स्पिनिंग टॉप की तरह अपने एक्सिस पर थोड़ा वॉबल करती है। ये नेचुरल है। हाँ, प्रिसेशन कहते हैं। राइट। बट स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एक शिफ्ट हो रहा है, मतलब नॉर्मल वॉबल से कुछ ज्यादा। ऐसा क्या हो सकता है जो प्योर प्लैनेट के मास डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दे? कुछ बहुत बड़ा। एग्जैक्टली। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हो सकता है फिगर स्केटर वाला। जब एक स्केटर स्पिन करते हुए हाथ फैलाती है तो स्पीड कम हो जाती है और जब हाथ पास लाती है स्पीड बढ़ जाती है।
वो अपना मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर रही है। बिल्कुल। और मेल्टिंग आइस कैप्स अर्थ के साथ एग्जैक्टली यही कर रहे हैं ऑन अ प्लैनेटरी स्केल। वाओ। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ये एक क्लासिक यूपीएससी लॉजिक पजल है। ठीक है। वी नीड टू फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट्स। करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 द क्लेम, यस स्टडीज कंफर्म करती हैं कि शिफ्ट हो रहा है, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स पावरफुल एनर्जी बर्स्ट्स हैं, ये स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है। बट सोर्स एक्सप्लिसिटली कहता है दीज एनर्जी बर्स्ट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू शिफ्ट्स इन अर्थ्स रोटेशन और एक्सिस। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है बट एक रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, यही ट्रैप है। यस। अब स्टेटमेंट 3, जब पोलर आइस मेल्ट होती है तो वो मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर इक्वेटर की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे प्लैनेट का बैलेंस अफेक्ट होता है। जस्ट लाइक द फिगर स्केटर। तो ये फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट भी है और स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, बट सिर्फ स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट आई को। परफेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन फिट होता है? ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट आई। एब्सोल्युटली, यही ट्रिक है। लोग सोचते हैं सोलर फ्लेयर्स कॉज नहीं करते तो स्टेटमेंट 2 गलत होगा, बट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज ट्रू। इसका मेमोरी हैक है आइस मूव्स, अर्थ ग्रूव्स। सिंपल, इट्स द वाटर वेट, नॉट द सन ब्लास्ट। गुड वन। मिनी रिकैप, दोनों सोलर फ्लेयर्स और मेल्टिंग आइस रियल फिनोमेना है, बट सिर्फ मेल्टिंग आइस ही एक्सिस शिफ्ट को एक्सप्लेन करता है। क्लासिक यूपीएससी, कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, यूपीएससी सीएसई प्री 2024। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स। 1. एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज। 2. कॉर्न ग्रेन। 3. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज। 4. वुड मिल वेस्ट। क्वेश्चन है, which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? Options: A 1 and 2 only, B 3 and 4 only, C 1 2 3 and 4, D 1 3 and 4 only. ब्रॉड माइक्रो थीम, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड बायोफ्यूल्स। बहुत बड़ी चीज है। ये एक बायोफ्यूल है जो ट्रेडिशनल जेट फ्यूल से काफी कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है। आइडिया ये है कि इसको रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जाए, जैसे वेस्ट या प्लांट्स। बिल्कुल। रियल लाइफ एग्जाम्पल तो जैसे कोई मैजिक हो। सोचो, खेत से बची हुई पराली या स्विच प्लांट के गंक से सीधा बोइंग 747 का फ्यूल बना रहे हो। टर्निंग ट्रैश इनटू ट्रेजर, लिटरली। हाँ, अब देखते हैं डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन सीधा है, कौन से मटेरियल्स यूज हो सकते हैं? ठीक है, लेट्स चेक द सोर्स। सोर्स एक्सप्लेनेशन में एक लंबी लिस्ट है फीडस्टॉक्स की। उसमें कॉर्न ग्रेन, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, वुड मिल वेस्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज सब कुछ है। तो फिर लॉजिकली ऑल 4 करेक्ट होने चाहिए, जिससे ऑप्शन सी आंसर बनता है। बट एंड दिस इज अ बिग बट, सोर्स मटेरियल का प्रोवाइडेड सोल्यूशन है बी। ऑप्शन बी है 3 and 4 ओनली। ये एक फैसिनेटिंग डिस्क्रिपेंसी है। मतलब एक्सप्लेनेशन सब लिस्ट कर रहा है बट आंसर की नैरो डाउन कर रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? एज पेरिफेरल नॉलेज हो सकता है कि एग्जामिनर का फोकस वेस्ट बेस्ड बायोफ्यूल्स पर था, ना कि फूड रिलेटेड सोर्सेज जैसे कॉर्न पर। बट एग्जाम में यू हैव टू फॉलो द ऑफिशियल की। राइट। तो इस अजीब आंसर की के लिए मेमोरी हैक बनाते हैं। वेस्ट इज वेल्दी, आंसर की वेस्ट सोर्सेज को प्रेफर कर रही है। वेस्ट वाटर स्लज 3 और वुड मिल वेस्ट 4। गुड स्ट्रेटजी। मिनी रिकैप, साइंस बहुत सारे फीडस्टॉक सपोर्ट करती है बट एग्जाम आंसर की एक स्पेसिफिक पेयर पर पॉइंट कर रही थी। ऐसे न्यूआंसेस के लिए अलर्ट रहना जरूरी है। Pre-2024, which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? Options: A. Hydrogen peroxide, B. Hydronium, C. Oxygen, D. Water vapor. ब्रॉड माइक्रो थीम, क्लीन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलिए पहले फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या FCVs को डीमिस्टिफाई करते हैं। ये इलेक्ट्रिक कार्स ही हैं बट इनमें एक बड़ी हैवी बैटरी की जगह एक फ्यूल सेल स्टैक होता है। एक मिनी फैक्ट्री जैसा। हाँ, इस स्टैक में हाइड्रोजन गैस H2 एक टैंक से आती है और ऑक्सीजन O हवा से। इनका केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चलती है। करेक्ट। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे एक छोटी सी पावर प्लांट ऑन व्हील्स। आप स्टेशन जाते हो और हाइड्रोजन गैस भरवाते हो जैसे पेट्रोल। लेकिन टेल पाइप से धुआं या CO2 की जगह कुछ बहुत साफ निकलता है। सवाल है क्या? लेट्स डू द डीक ऑप्शन एनालिसिस। ये तो प्योर केमिस्ट्री का सवाल है। बिल्कुल। कोर केमिकल रिएक्शन क्या है? 2H2 plus O2 gives 2H2O वाटर। That's it. Only byproduct is water. सोर्स भी यही कंफर्म करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। हाइड्रोजन peroxide H2O2 गलत, हाइड्रोनियम H3O+ गलत, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन डी वाटर वेपर, क्योंकि रिएक्शन की हीट से वाटर गैस फॉर्म में निकलता है। परफेक्ट, क्लीन एंड सिंपल। इसका मेमोरी हैक तो फॉर्मूला ही है, फ्यूल सेल इज इक्वल टू H2 + O इज इक्वल टू H2O। बिल्कुल आसान। हाँ, मिनी रिकैप, FCEVs ट्रू जीरो एमिशन व्हीकल्स हैं क्योंकि उनका ओनली बाई प्रोडक्ट वाटर वेपर है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं उस चीज पर जो हमारे ACs में मिलती है। क्वेश्चन 5, UPSC CSE Pre 2023। कंसिडर द फॉलोइंग: 1. एरोसॉल्स, 2. foam agents, 3. fire retardants, 4. lubricants.
क्वेश्चन है इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड ऑप्शंस ए ओनली 1 बी ओनली 2 सी ओनली 3 डी ऑल 4 Broad micro theme. Greenhouse gases and their applications. फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या HFCs ये सिंथेटिक मैन-मेड केमिकल्स हैं इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले CFCs थे, जिन्होंने ओजोन लेयर में होल कर दिया। राइट, तो उनको रिप्लेस करने के लिए HFCs आए। गुड न्यूज़ ये थी कि HFCs ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करते। और बैड न्यूज वो एक्सट्रीमली पोटेंट ग्रीनहाउस गैसेस हैं, CO2 से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है हमारा एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर। उसमें जो कूलिंग गैस है वो HFC है। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की और दूसरी क्रिएट कर दी। क्लासिक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। चलो अब डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी आइटम्स में HFC यूज होता है। ठीक है, सोर्स कहता है प्राइमरीली यूज्ड फॉर यूज इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेटिंग फोम्स एंड एरोसॉल प्रोपेलेंट्स। और आगे आगे लिखा है विद माइनर यूजेस एज सॉल्वेंट एंड फॉर फायर प्रोटेक्शन। तो लिस्ट बनाते हैं। 1 एरोसॉल्स यस, एरोसॉल प्रोपेलेंट्स। करेक्ट। 2 फोम एजेंट्स। यस इंसुलेटिंग फोम्स। करेक्ट। 3 फायर रिटार्डेंट्स। यस, फायर प्रोटेक्शन। करेक्ट। 4 लुब्रिकेंट्स। इसके लिए सोर्स बहुत क्लियर है। HFCs आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट्स। तो ये इनकरेक्ट है। तो काउंट क्या हुआ? 3 1, 2 एंड 3, मतलब ऑप्शन सी ओनली 3। करेक्ट। और सोर्स सोल्यूशन भी यही कंफर्म करता है। मेमोरी हैक इसके लिए है HFCs आर CAFF, कूलिंग, एरोसॉल्स, फोम्स एंड फायर प्रोटेक्शन। लुब्रिकेंट्स के लिए L नहीं है। परफेक्ट। मिनी रिकैप। HFCs वर्सेटाइल हैं बट पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं। उनके मेन एप्लीकेशंस याद रखो। ओके, अब थोड़ा मनी और क्लाइमेट की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 UPSC CSE प्री 2023। इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1, carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. Statement 2, carbon markets transfer resources from the private sector to the state. Options assertion reasoning style के हैं। Broad micro theme, climate finance and policy tools. पहले कार्बन मार्केट्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इमेजिन करो सरकार ने एक कैप या लिमिट सेट कर दी कि इंडस्ट्रीज टोटल कितना पोल्यूशन कर सकती हैं। ठीक है। फिर वो हर कंपनी को परमिट्स देती है। अगर एक कंपनी कम पोल्यूट करती है तो उसके पास एक्स्ट्रा परमिट्स बच जाते हैं और वो उन परमिट्स को किसी ऐसी कंपनी को बेच सकती है जो ज्यादा पोल्यूट कर रही है। इसको कैप एंड ट्रेड कहते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बड़ा सिंपल है। मान लो आपको और आपके दोस्त को हफ्ते की 10 चॉकलेट्स मिली। ओके आपने सिर्फ 7 खाई, दोस्त ने 12 खा ली, तो वो आपसे आपकी बची हुई 3 चॉकलेट्स खरीद सकता है। अच्छा, इससे उसे इंसेंटिव मिलेगा अगली बार कम खाने का। एग्जैक्टली। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट आई कहता है कार्बन मार्केट्स आर अ वाइड स्प्रेड टूल। ये तो करेक्ट है। EU में है और भी जगह। हाँ, स्टेटमेंट आई करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 ये कहता है ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ये थोड़ा गलत लग रहा है। में ट्रांसफर तो प्राइवेट कंपनी ए से प्राइवेट कंपनी बी में हो रहा है। बिल्कुल, इसको टू द स्टेट कहना इनकरेक्ट है। प्राइमरी ट्रांसफर पीयर टू पीयर है। तो स्टेटमेंट आई करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। इस हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। यस, कॉन्सेप्चुअली सी ही लॉजिकल है, लेकिन एज पेरिफेरल नॉलेज याद रखो एग्जामिनर इसको अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता है, जैसे जब गवर्नमेंट परमिट्स को ऑक्शन करती है, राइट? तो इसके लिए मेमोरी हैक है कार्बन मार्केट इक्वल्स टू पीयर। ये टैक्स नहीं है जो सीधा स्टेट को जाता है। परफेक्ट। मिनी रिकैप। कार्बन मार्केट्स एक की पॉलिसी टूल है। स्टेटमेंट 2 कंसेप्चुअली फ्लॉड है, बट ऐसे सवालों में नुएंस का ध्यान रखना। चलिए अब कार्बन को छुपाने की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 UPSC CSE प्री 2023। इसमें 3 एक्टिविटीज हैं। 1 स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसॉल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स। 2 इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम। 3 कैप्चरिंग CO2 एंड पंपिंग इट इनटू अबैंडन्ड सबटरेनियन माइंस। क्वेश्चन है how many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? Options A only 1, B only 2, C all 3, D none. Broad micro theme, geoengineering and carbon sequestration. Concept time. Carbon sequestration एक fancy term है for capturing and storing atmospheric CO2. गोल है उसको लॉक करना। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है जैसे घर की सफाई। मान लो आपने एटमॉस्फेयर में CO2 फैला दिया है। सीक्वेस्ट्रेशन है जैसे अलग अलग टूल से उसको साफ करके एक क्लोजेट में बंद कर देना। जैसे एक स्पंज, एक पानी की बाल्टी या उसको कारपेट के नीचे डाल देना। एग्जैक्टली। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। एक्टिविटी 1 बेसाल्ट रॉक। इसको एनहांस्ड वेदरिंग कहते हैं। बेसाल्ट रॉक CO2 के साथ रिएक्ट करके उसको सॉइल में ट्रैप कर लेता है। ये करेक्ट है। ठीक है। एक्टिविटी 2 ओशन एल्कलिनिटी। इसको ओशन एल्कलिनाइजेशन कहते हैं। ओशन में लाइम ऐड करने से उसकी CO2 अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये भी करेक्ट है। राइट। और एक्टिविटी 3 पंपिंग इनटू माइंस। ये तो फेमस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज या CCS है।
ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर तीनों एक्टिविटीज एस्टैब्लिश्ड मेथड्स हैं। हाँ, इसका मतलब आंसर है ऑल 3 यानी ऑप्शन सी। बिल्कुल, और ये सब जियो इंजीनियरिंग के फॉर्म्स हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल होते हैं। इसका मेमोरी हैक है रॉक, ओशन, अंडरग्राउंड। ये है कार्बन के 3 लॉकर्स। नाइस। मिनी रिकैप, एनहांस वेदरिंग, ओशन अल्कलाइनाइजेशन और सीसीएस तीनों लेजिटिमेट मेथड्स हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के। अब आते हैं क्लीन एनर्जी के सुपरस्टार पर। क्वेश्चन 8 यूपीएससी सीएसई 2023 विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। 2 it can be blended with natural gas and used as fuel for heat or power generation. 3 it can be used in the hydrogen fuel cells to run vehicles. Question है how many statements are correct? Broad micro theme, green hydrogen and its applications. First the concept हाइड्रोजन ग्रीन क्यों है? ये इस पर डिपेंड करता है कि वो बना कैसे है। राइट जब आप रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड यूज करके पानी H2O को स्प्लिट करते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। उससे बना हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है। मतलब फ्रॉम प्रोडक्शन टू यूज कंप्लीटली क्लीन। बिल्कुल। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है एनर्जी वर्ल्ड के लिए। मतलब आप इससे कार के इंजन में डाल सकते हो, अपने घर की गैस पाइप्स में मिक्स कर सकते हो या एक फ्यूचरिस्टिक फ्यूल सेल में यूज कर सकते हो। बहुत वर्सेटाइल है, कूल ना? बहुत। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट 1 इंटरनल कंबस्शन। सोर्स कहता है हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स कैन पावर व्हीकल्स यूजिंग हाइड्रोजन। तो ये करेक्ट है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 ब्लेंडिंग। सोर्स कहता है हाइड्रोजन कैन बी इंजेक्टेड इनटू नेचुरल गैस पाइपलाइंस। तो ये भी करेक्ट है। राइट। और स्टेटमेंट 3 फ्यूल सेल्स। ये तो हमने क्वेश्चन 4 में डिस्कस किया था। बिल्कुल, FCEVs हाइड्रोजन पर चलती हैं। ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर होगा सी ऑल 3। इसका मेमोरी हैक है हाइड्रोजन इज अ ट्रिपल थ्रेट फ्यूल, बर्न इट, ब्लेंड इट, सेल इट। परफेक्ट। मिनी रिकैप, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत वर्सेटाइल है, तीनों एप्लीकेशंस करेक्ट हैं। Okay, time for a geography question. Question 9, UPSC CSE Pre 2022. Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? Options: A. Lake Victoria, B. Lake Fagubin, C. Lake Oguta, D. Lake Volta. ब्रॉड माइक्रो थीम, डिजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट। ये एक डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें डेजर्टिफिकेशन का एक स्पेसिफिक ट्रेजिक केस पूछा है। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका बहुत सैड है। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जो कभी लाइफ से भरी थी, फिशिंग, फार्मिंग, सब कुछ। और फिर कुछ डेकेड्स में वो सूख गए, बोट्स जमीन पर आ गए, अकेले रह गए। एग्जैक्टली, लेट्स डू द डीप ऑप्शन एनालिसिस। सोर्स बहुत स्पेसिफिक है। लेक फगुइबेन इन नॉर्दर्न माली started to disappear after catastrophic droughts in the 1970s. तो सीधा आंसर बी, लेक फगुइबेन। हाँ, बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, सूखी नहीं है। लेक ओगुटा नाइजीरिया में है, वो भी नहीं। और लेक वोल्टा घाना में एक मैनमेड रिजर्वॉयर है। तो बाय एलिमिनेशन भी हो सकता है अगर विक्टोरिया और वोल्टा के बारे में पता हो। करेक्ट। इसके लिए मेमोरी हैक थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई करते हैं। फगुइबेन साउंड्स लाइक फ्यूजिटिव। द वाटर बिकेम अ फ्यूजिटिव, भाग गया। इंटरेस्टिंग। मिनी रिकैप, करेक्ट आंसर है लेक फगुइबेन इन माली, जो डेजर्टिफिकेशन का एक वेरी स्टार्क एग्जांपल है। चलिए अब आसमान की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 10 यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022। 2 स्टेटमेंट्स हैं। 1 हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2 low clouds have high absorption of infraradiation and thus cause warming effect. क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Broad micro theme, climatology and Earth's energy budget. द कॉन्सेप्ट यहाँ पर है क्लाउड्स का डुअल रोल। ये डबल एज सॉर्ड है, ये प्लैनेट को कूल भी कर सकते हैं और वार्म भी। हाँ, ये क्लाउड के टाइप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, एल्टीट्यूड और थिकनेस पर। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो हम रोज फील करते हैं। गर्मी में जब एक बड़ा सा सफेद बादल आता है तो आराम मिलता है, राइट? वो अम्ब्रेला इफेक्ट है, सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन सर्दियों की रात में अगर आसमान में बादल हो तो गर्मी फील होती है। वो ब्लैंकेट इफेक्ट है, हीट को ट्रैप करता है। एग्जैक्टली। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट 1 हाई क्लाउड्स रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस। हाई क्लाउड्स जैसे सिरस पतले होते हैं, दे आर अ बैड अम्ब्रेला, लेकिन वो हीट ट्रैप करने में अच्छे हैं, दे आर अ ग्रेट ब्लैंकेट। तो उनका नेट इफेक्ट वार्मिंग होता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट। अब स्टेटमेंट 2 लो क्लाउड्स कॉज वार्मिंग इफेक्ट। लो क्लाउड्स जैसे स्ट्रेटस घने होते हैं, वो एक ग्रेट अम्ब्रेला है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उनका नेट इफेक्ट कूलिंग होता है। मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट्स उल्टे हैं। तो करेक्ट आंसर है डी, नाइदर 1 nor 2। इसके लिए मेमोरी हैक है हाई एंड थिन इक्वल्स हीट इन और लो एंड थिक इक्वल्स सन ब्लॉक। क्वेश्चन ने दोनों को गलत बताया। वेरी गुड। मिनी रिकैप, सारे क्लाउड्स एक जैसे नहीं होते। हाई थिन क्लाउड्स वार्म करते हैं, लो थिक क्लाउड्स कूल करते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स गलत थे। ओके, अब समंदर में डाइव करते हैं। क्वेश्चन 11 यूपीएससी सीएसई प्री 2021 व्हाट इज ब्लू कार्बन? ए
carbon captured by oceans and coastal ecosystems. B. Carbon sequestered in forest biomass and agricultural soils. C. Carbon contained in petroleum and natural gas. D. Carbon present in atmosphere. ब्रॉड माइक्रो थीम, कार्बन साइकिल एंड मरीन इकोसिस्टम्स। The concept of blue carbon काफी simple है. हाँ, ये वो कार्बन है जो ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम्स कैप्चर और स्टोर करते हैं। Blue मतलब पानी से related. इसका रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे सुंदरबंस के मैंग्रोव फॉरेस्ट्स या समुद्र के अंदर सी ग्रास मेडोज। ये सिर्फ सुंदर नहीं है, ये कार्बन सकिंग पावर हाउसेस है. वो CO2 को एब्जॉर्ब करके हजारों साल तक लॉक कर देते हैं। बिल्कुल. चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस. ये एक डायरेक्ट डेफिनेशन क्वेश्चन है. हाँ. ऑप्शन ए, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स इज अ परफेक्ट मैच. सोर्स भी यही कहता है. बाकी ऑप्शंस? ऑप्शन बी, फॉरेस्ट वाला ग्रीन कार्बन है. ऑप्शन सी, फॉसिल फ्यूल्स वाला ब्लैक कार्बन है. और डी, एटमॉस्फेरिक कार्बन है जिसको हम कम करना चाहते हैं. क्लियर है। इसका मेमोरी हैक तो नाम में ही है. ब्लू कार्बन इज इक्वल टू ओशन कार्बन. सही है। मिनी रिकैप। ब्लू कार्बन मेरीन इकोसिस्टम्स में स्टोर्ड कार्बन है जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारे इंपॉर्टेंट अलाइज हैं। चलिए अब वापस इकोनॉमिक्स पर आते हैं. क्वेश्चन 12, यूपीएससी सीएसई प्री 2020. Which one of the following statements best describes the term social cost of carbon? ऑप्शंस हैं A. long-term damage done by a ton of CO2 emissions in a given year. B. requirement of fossil fuels for a country. C. efforts put in by a climate refugee. D. contribution of an individual person to the carbon footprint. Broad micro theme. Climate, economics and policy. सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन या SCC एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये कोशिश है एक प्राइस टैग लगाने की. कैसा प्राइस टैग? आज 1 टन CO2 इमिट करने से फ्यूचर में जो टोटल डैमेज होगा उसकी आज की मॉनेटरी वैल्यू निकालने का. इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? मान लो एक फैक्ट्री ने 1 टन CO2 इमिट किया. वो CO2 ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा. उससे मालदीव्स में थोड़ा सी लेवल राइज होगा, फिलीपींस में थोड़ा पावरफुल स्टॉर्म आएगा, इंडिया में थोड़ी फसल कम होगी. अच्छा. SCC इन सब फ्यूचर डैमेजेस को जोड़कर उनकी आज की कीमत निकालता है, जैसे आपके पोल्यूशन का फ्यूचर बिल. वाओ. तो डीप ऑप्शन एनालिसिस में ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशंस, बिल्कुल सही लग रहा है. हाँ, सोर्स भी इससे मैच करता है. ये इसका डेफिनेशन है. बाकी ऑप्शंस बी, सी और डी इस कॉन्सेप्ट से काफी दूर हैं. वो एनर्जी मिक्स, एडेप्टेशन कॉस्ट या पर्सनल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं. बिल्कुल. तो इसका मेमोरी हैक है कार्बन डैमेज प्राइस टैग. SCC मतलब 1 टन CO2 के डैमेज का प्राइस टैग. परफेक्ट. मिनी रिकैप. SCC एक क्रूशियल मेट्रिक है जो आज के एमिशंस के फ्यूचर इकोनॉमिक डैमेज को क्वांटिफाई करता है. अब आते हैं कुछ साइफाई सॉल्यूशंस पर. क्वेश्चन 13, UPSC CSE प्री 2019. In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere? ऑप्शंस हैं A. creating the artificial rains. B. reducing the frequency of tropical cyclones. C. reducing the adverse effects of solar wind. D. reducing the global warming. Broad micro theme, geoengineering and climate intervention. यहाँ कॉन्सेप्ट है जियो इंजीनियरिंग. ये प्लैनेट के थर्मोस्टैट को मैन्युअली कंट्रोल करने जैसा है. Real life example. इमेजिन करो अर्थ को बुखार है. जियो इंजीनियरिंग है जैसे उसे एक प्लेनेटरी साइज्ड पैरासिटामोल देना. अच्छा. सल्फेट इंजेक्शन का आइडिया है एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स डालकर अर्थ के लिए एक सनशेड बनाना. जिससे प्लैनेट ठंडा हो. हाँ, और सिरस क्लाउड थिनिंग का मतलब है अर्थ की हीट ब्लैंकेट, यानी हाई क्लाउड्स को पतला करना ताकि हीट एस्केप कर सके. दोनों कूलिंग के लिए. तो डीप ऑप्शन एनालिसिस में साफ है, ये टेक्निक्स आर्टिफिशियल रेन या साइक्लोन या सोलर विंड के लिए नहीं है. ये सीधे सीधे रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग के लिए है. बिल्कुल. इसका मेमोरी हैक है अर्थ्स AC. सल्फेट एरोजॉल्स है रिफ्लेक्टिव फिल्म और सिरस थिनिंग है वेंट खोलना. दोनों कूलिंग के लिए. ग्रेट एनालॉजी. मिनी रिकैप. सीरियस क्लाउड थिनिंग और सल्फेट इंजेक्शन दोनों जियो इंजीनियरिंग प्रपोजल्स हैं जिनका मकसद ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है. और हमारा मैराथन जारी है. आई होप सब अभी भी हमारे साथ हैं दोस्त. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन 14, UPSC CSE प्री 2018. Which of the following statements best describes carbon fertilization? ऑप्शंस हैं A. increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide. B. increased temperature of earth. C. increased acidity of oceans. D. adaptation of all living beings. Broad micro theme, carbon cycle and ecosystem response. The concept of carbon fertilization बहुत fascinating है. हम जानते हैं प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए. Right. तो आइडिया ये है कि अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा CO2 हो तो प्लांट्स थ्योरेटिकली ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं. इसका रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे अपने घर के पौधों को स्पेशल प्लांट फूड देना. अगर आप उन्हें ज्यादा फूड दोगे तो वो बड़े और घने हो सकते हैं. एक्स्ट्रा CO2 वही प्लांट फूड है पूरे प्लैनेट के लिए. सही है. डीप ऑप्शन एनालिसिस में ऑप्शन A. increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide. ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है. हाँ, बाकी ऑप्शंस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओशन एसिडिफिकेशन और एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं जो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. तो आंसर A है. इसका मेमोरी हैक है CO2 is equal to plant fertilizer. सिंपल एंड इफेक्टिव. मिनी रिकैप. कार्बन फर्टिलाइजेशन वो फिनोमिनन है
जहां इंक्रीज CO2 प्लांट ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। ओके, हमने कार्बन कैप्चर की बात की, पर रखेंगे कहाँ? Question 15. UPSC CSE pre-2017. Which of the following can be the potential sites for carbon sequestration? 1. Abandoned and uneconomic coal seams. 2. Depleted oil and gas reservoirs. 3. Subterranean deep saline formations. ऑप्शंस है कॉम्बिनेशंस ऑफ 1, 2 and 3. Broad micro theme, carbon capture, utilization and storage. CCUS. ये CCUS के S यानी स्टोरेज के बारे में है। CO2 कैप्चर करके उसे कहीं परमानेंटली स्टोर करना होता है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है जैसे घर का कचरा। आप उसे सिक्योर बिन में डालकर लैंडफिल भेजते हो जो डीप बरीड होता है। हम CO2 के लिए सिक्योर अंडरग्राउंड लैंडफिल्स ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली तो डीप ऑप्शन एनालिसिस 1. अबैंडन कोल सीम्स। यस, ये एक वेल रिसर्च्ड मेथड है। ठीक है। 2. डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रेजर्वोयर्स। ये तो प्राइम कैंडिडेट्स हैं, ये ऑलरेडी लीक प्रूव हो चुके हैं। करेक्ट। 3. सबटरेनियन डीप सेलाइन फॉर्मेशंस। इनमें बहुत कैपेसिटी है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टैंडर्ड साइंटिफिकली वैलिड साइट्स हैं। हाँ, मतलब आंसर है C 1, 2 and 3। करेक्ट। इसका मेमोरी हैक है CO2 को वापस वहीं डालो जहां से फॉसिल फ्यूल्स आए थे। याद रखो, ओल्ड माइंस, ओल्ड वेल्स एंड सॉल्टी हेल्स। हाँ, दैट्स मेमोरेबल। मिनी रिकैप। 3 मेजर जियोलॉजिकल साइट्स हैं सीक्वेस्ट्रेशन के लिए। अबैंडन्ड कोल सीम्स, डिप्लीटेड ऑयल गैस रेजर्वोयर्स और डीप सेलाइन फॉर्मेशंस। चलिए अब ग्लोबल पॉलिसी की तरफ। क्वेश्चन 16 UPSC CSE pre-2015. What is the Rio+20 conference often mentioned in the news? Options. A. UN Conference on Sustainable Development. B. A ministerial meeting of the WTO. C. A conference of the IPCC. D. A conference of the CBD. Broad micro theme. International Environmental Governance. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज क्वेश्चन है। Rio+20 का मतलब है 2012 में रियो डी जेनेरो में हुई कॉन्फ्रेंस। +20 मतलब 1992 के अर्थ समिट के 20 साल बाद। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है जैसे प्लैनेट का 20 ईयर हाई स्कूल रियूनियन। सब देशों ने मिलकर प्रोग्रेस चेक किया और नए गोल सेट किए। हाँ, तो डीप ऑप्शन एनालिसिस में सोर्स सीधा कहता है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और Rio+20। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस WTO, IPCC, CBD अलग बॉडीज हैं। राइट। और इसका की आउटकम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs का डेवलपमेंट। इसका मेमोरी हैक है Rio+20 is equals to sustainable development. सिंपल लिंक। मिनी रिकैप। Rio+20 2012 की UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी जिससे SDGs का रास्ता बना। एक मेजर अग्रीमेंट से दूसरे पर। क्वेश्चन 17 UPSC CSE pre-2015. Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances? ऑप्शंस है A. ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, B. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, C. क्योटो प्रोटोकॉल, D. नागोया प्रोटोकॉल। Broad micro theme. International environmental treaties. कॉन्सेप्ट है उस स्पेसिफिक ट्रीटी को पहचानना जो ओजोन लेयर को बचाने के लिए बनाई गई थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन करो सब देशों को रियलाइज हुआ कि उनके स्प्रे कैन्स और रेफ्रिजरेटर्स प्लैनेट की सनशील्ड में होल कर रहे हैं। वो सब मिलकर एक अग्रीमेंट साइन करते हैं कि हमें इन हार्मफुल केमिकल्स को यूज करना बंद करना होगा। हुआ? अग्रीमेंट इनमें से एक है। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। ब्रेटन वुड्स तो फाइनेंस के लिए था, गलत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सोर्स कहता है ग्लोबल अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द अर्थ्स ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द केमिकल्स दैट डिप्लीट इट। ये परफेक्ट मैच है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के लिए था, ओजोन के लिए नहीं, और नागोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए। तो आंसर बी है इसका मेमोरी हैक MOP मॉन्ट्रियल फॉर ओजोन प्रोटेक्शन। इसने ओजोन प्रॉब्लम को मॉप अप किया। मिनी रिकैप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो लैंडमार्क ट्रीटी है जिसने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट किया। ओके, अगला सवाल थोड़ा डरावना है। क्वेश्चन 18 UPSC CSE pre-2014। अगर ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? 1. Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. 2. Widespread coral mortality will occur. 3. All the global wetlands will permanently disappear. 4. Cultivation of cereals will not be possible anywhere in the world. Options इनमें से combinations हैं। Broad micro theme, climate tipping points and impacts. यहाँ कॉन्सेप्ट है टिपिंग पॉइंट्स। ये 3 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है बॉडी टेम्परेचर। 1 डिग्री बुखार अनकंफर्टेबल है। 3 डिग्री बुखार लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। प्लैनेट भी वैसा ही है। सही है। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट 1, बायोस्फीयर एज कार्बन सोर्स। हाई वार्मिंग से फॉरेस्ट मर सकते हैं और कार्बन रिलीज कर सकते हैं, ये प्लॉजिबल है। करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2, वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी। सोर्स कहता है मैस कोरल ब्लीचिंग वुड अकर। ये तो अभी से हो रहा है। करेक्ट। स्टेटमेंट 3, ऑल ग्लोबल वेटलैंड्स डिसअपियर। ऑल एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, ये एग्जैजरेशन है। इनकरेक्ट। राइट। स्टेटमेंट 4, सीरियल कल्टिवेशन इम्पॉसिबल एनीवेयर। एनीवेयर भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, ये भी इनकरेक्ट है। तो सिर्फ 1 और 2 प्लॉजिबल हैं। आंसर है बी, 1 and 2 ओनली। इसमें एलिमिनेशन लॉजिक बहुत काम आता है। बिल्कुल, इसका मेमोरी हैक है UPSC में ऑल, नन, एनीवेयर जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स से सावधान रहो और याद रखो फॉरेस्ट्स फ्लिप
corals die. ग्रेट। मिनी रिकैप 3 डिग्री सी वार्मिंग से कैटास्ट्रोफिक टिपिंग पॉइंट्स आ सकते हैं, बट एब्सोल्यूट टर्म्स वाले स्टेटमेंट्स अक्सर गलत होते हैं। हम बस एंड के पास हैं। कीप दैट एनर्जी अप। क्वेश्चन 19 यूपीएससी सीएससी प्री 2012। इसमें से कौन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सीएफसीज के यूजेस हैं? 1. In the production of plastic foams. 2. In the production of tubeless tires. 3. In cleaning certain electronic components. 4. As pressurizing agents in aerosol cans. Broad microtheme, ozone depleting substances and their uses. कॉन्सेप्ट है CFCs के हिस्टोरिकल एप्लीकेशंस। बैन होने से पहले ये मिरेकल केमिकल्स थे। Real life example है 1980s, hair spray cans, styrofoam containers, पुराने refrigerators, इन सब में CFCs थे। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। सोर्स कहता है CFCs यूज होते थे एरोसॉल स्प्रेज, ब्लोइंग एजेंट्स फॉर फोम्स, एज सॉल्वेंट्स एंड एज रेफ्रिजरेंट्स। तो 1. Plastic foams, yes. 2. Tubeless tires, सोर्स में मेंशन नहीं है, ये गलत है। 3. Cleaning electronic components, yes, as solvents. 4. Aerosol cans, yes. तो uses हैं 1, 3 and 4, मतलब ऑप्शन C। Is equal to cool, clean, cans and foam. इसमें T for tires नहीं है। मिनी रिकैप CFCs के वाइड स्प्रेड यूजेस थे बट टायर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। Question 20. CO2 हीट कैसे ट्रैप करता है? Question 20. UPSC CSE pre 2012. The increasing amount of CO2 is raising the temperature because it absorbs. Options: A. The water vapor. B. The ultraviolet part of the solar radiation. C. All the solar radiations. D. The infrared part of the solar radiation. Broad micro theme. The greenhouse effect mechanism. ये फंडामेंटल फिजिक्स है। अर्थ सन से गर्म होने के बाद हीट को इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट करती है। Right. ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2 इस स्पेसिफिक इंफ्रारेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है कार की विंडो। सनलाइट अंदर आती है, कार गर्म होती है, फिर कार हीट इंफ्रारेड रेडिएट करती है, बट वो विंडो से बाहर नहीं जा पाती, हीट ट्रैप हो जाती है। परफेक्ट। तो डीप ऑप्शन एनालिसिस में सोर्स कहता है CO2 कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशंस। तो ऑप्शन डी ही सही है। CO2 UV या सारी रेडिएशंस अब्जॉर्ब नहीं करता। करेक्ट। इसका मेमोरी हैक, CO2 ईट्स इंफ्रारेड। सोचो CO2 एक पैकमैन है जो सिर्फ इंफ्रारेड वेव्स को खाता है। नाइस। मिनी रिकैप CO2 अर्थ से निकलने वाली इंफ्रारेड हीट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करता है। 5 और। चलो अब फेमस ओजोन होल की बात करते हैं। क्वेश्चन 21 यूपीएससी सीएससी प्री 2011। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन? ऑप्शंस में अलग-अलग कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस, पोलर फ्रंट, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, CFCs, मीथेन और टेम्परेचर। ब्रॉड माइक्रो थीम, ओजोन डिप्लीशन केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट ये है कि ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों बनता है। सिर्फ CFCs की वजह से नहीं है, 3 चीजों का परफेक्ट स्टॉर्म है वहां। एक्सट्रीम कोल्ड, एक आइसोलेटेड एयर वॉर्टेक्स और स्पेशल आइस क्लाउड्स जिन्हें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। CFC एक लेजी केमिकल है, बट जब उसको एक बहुत ठंडे, अंधेरे, आइसोलेटेड कंटेनर अंटार्कटिक वॉर्टेक्स में डालते हो जहां PSCs आइस क्लाउड्स हैं, तो वो एक सुपर अग्रेसिव ओजोन डिस्ट्रॉइंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सन आता है तो वो तबाही मचा देता है। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। हाँ, ऑप्शन बी में लिखा है presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons. ये तीनों की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कर रहा है, CFCs, PSs और आइसोलेटेड एयर। यही बेस्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस में या तो absence of clouds लिखा है या increased temperature, जो गलत है। इसका मेमोरी हैक है ओजोन होल रेसिपी। 1 cup CFCs, a very cold polar vortex, mix on polar stratospheric clouds और spring sunlight से बेक करो। Perfect. Mini recap. Antarctic ozone hole, CFCs, extreme cold, पोलर वॉर्टेक्स और PSCs के यूनिक कॉम्बिनेशन से बनता है। क्वेश्चन 22 यूपीएससी सीएसई प्रे 2011। हम जो CO2 एटमॉस्फेयर में डालते हैं उसका बहुत सा हिस्सा वहां नहीं रहता। क्यों? 1. Its escape into the outer stratosphere. 2. The photosynthesis by phytoplankton in the oceans. 3. The trapping of air in the polar ice caps. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Broad micro theme, global carbon sinks. कॉन्सेप्ट है कार्बन सिंक्स का। अर्थ के नेचुरल सिस्टम्स हमारे CO2 का बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Statement 1. Escape to stratosphere. CO2 भारी गैस है, वो आसानी से स्पेस में एस्केप नहीं करती। Incorrect. स्टेटमेंट 2. फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन समुद्री पौधे हैं, ओशन सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। स्टेटमेंट 3. ट्रैपिंग ऑफ एयर इन पोलर आइस कैप्स। जब बर्फ जमती है तो उसमें एयर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं, ये एक रियल प्रोसेस है। करेक्ट। तो 2 और 3 दोनों करेक्ट मैकेनिज्म्स हैं, मतलब आंसर है B, 2 and 3। राइट। इसका मेमोरी हैक, ओशन ग्रीन्स एंड पोलर स्क्रीन्स। फाइटोप्लैंक्टन ओशन ग्रीन्स एब्जॉर्ब करते हैं और आइस कैप्स पोलर स्क्रीन्स ट्रैप करते हैं। मिनी रिकैप, प्राइमरी नेचुरल सिंक्स हैं ओशन एब्जॉर्प्शन और पोलराइज में ट्रैपिंग। बस 3 और। चलो अब खाने की बात करते हैं। क्वेश्चन 23 यूपीएससी सीएसई प्री 2010।
एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन से ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसका क्या रीजन है? 1. The anaerobic conditions associated with rice cultivation cause the emission of methane. 2. When nitrogen-based fertilizers are used, nitrous oxide is emitted. इनमें से कौन सा करेक्ट है? ब्रॉड माइक्रो थीम, एग्रीकल्चरल एमिशंस एंड क्लाइमेट चेंज। कॉन्सेप्ट ये है कि राइस फार्मिंग जिसके फ्लडेड पैडीज होते हैं पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करती है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एक फ्लडेड खेत सोचो, वो पानी से भरा सॉइल माइक्रोब्स के लिए परफेक्ट है जो ऑक्सीजन के बिना रहते हैं, और वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके मीथेन गैस बर्प करते हैं। एक जाइंट स्वम्पी स्टमक जैसा, और फर्टिलाइजर से दूसरी गैस निकलती है। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट 1, एनाएरोबिक कंडीशंस एंड मीथेन। सोर्स कहता है एनाएरोबिक कंडीशंस लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस CH4। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। स्टेटमेंट 2, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सोर्स कहता है एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू द एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर है C, बोथ 1 and 2। इसका मेमोरी हैक, राइस पैडीज इक्वल्स डबल ट्रबल, फ्लडेड वाटर से मीथेन CH4, फर्टिलाइजर से नाइट्रस ऑक्साइड N2O। परफेक्ट। मिनी रिकैप। राइस कल्टीवेशन दो तरह से ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है, मीथेन एमिशंस और नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब मीथेन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 24, UPSC CSC प्री 2008। इनमें से कौन मीथेन का सोर्स है? 1. राइस फील्ड्स, 2. कोल माइनिंग, 3. डोमेस्टिक एनिमल्स, 4. वेटलैंड्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, सोर्सेज ऑफ मीथेन CH4। कॉन्सेप्ट सिंपल है, मीथेन के मेजर सोर्सेज आइडेंटिफाई करना। रियल लाइफ एग्जांपल, मीथेन गैस है, ये स्वॉम्प्स वेटलैंड से आती हैं, गायों के डाइजेशन से, डोमेस्टिक एनिमल्स, कोल माइनिंग से, और जैसा हमने सीखा राइस पैडी से। तो डीप ऑप्शन एनालिसिस में तो सारे ही लग रहे हैं। हाँ, सोर्स भी कंफर्म करता है, राइस फील्ड से, कोल माइनिंग से, लाइफ स्टॉक से और वेटलैंड्स से सबसे मीथेन निकलती है। तो आंसर है D, 1, 2, 3 and 4। करेक्ट। इसका मेमोरी हैक, मीथेन FARM, फील्ड्स राइस, एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, रॉक्स कोल माइनिंग एंड मार्शेस वेटलैंड्स। गुड वन। मिनी रिकैप, मीथेन के डाइवर्स सोर्सेज हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी और नेचुरल भी। लिस्ट किए गए चारों सिग्निफिकेंट हैं। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन 25, UPSC CSE प्री 2000। Assertion A, the frequency of floods in North Indian plains has increased. Reason R, there has been a reduction in the depth of river valleys due to deposition of silt. इसमें असर्शन रीजनिंग है। Broad micro theme, hydrology and human impact on disasters. कॉन्सेप्ट है नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स बढ़ने के फिजिकल कॉजेस। हमें दोनों स्टेटमेंट्स और उनका लिंक चेक करना है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे एक ड्रेन पाइप, अगर उसमें पत्ते और मिट्टी सिल्ट जमा हो जाए तो वो छोटा हो जाता है, और जब तेज बारिश होती है तो वो ओवरफ्लो कर जाता है। नदी वही ड्रेन पाइप है। सही है। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। असर्शन ए, फ्लड्स बढ़ गए हैं, ये एक फैक्ट है, ट्रू। ठीक है। रीजन आर, रिवर वैलीज की डेप्थ सिल्ट डेपोजिशन से कम हो गई है, ये भी ट्रू है। डिफॉरेस्टेशन से इरोजन बढ़ता है। अब इनका लिंक, क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? हाँ बिल्कुल, जब नदी शैलो हो जाती है तो उसकी पानी कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो जल्दी ओवरफ्लो करती है। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A, मतलब ऑप्शन A। करेक्ट। इसका मेमोरी हैक, सिल्ट फिल्स वाटर स्पिल्स, सिल्ट नदी को भरता है, पानी बाहर निकलता है। परफेक्ट। मिनी रिकैप, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में फ्लड्स का बढ़ना डायरेक्टली रिवर्स की रिड्यूस कैपेसिटी से लिंक्ड है, जिसका कारण सिल्ट डिपोजिशन है। And that's a wrap on a marathon deep dive, 25 questions, countless concepts. वाओ, क्या एनर्जी पैक्ड सेशन था। वेट बल्ब टेम्परेचर से लेकर ग्लोबल कार्बन साइकिल तक हमने बहुत कुछ कवर किया। बिल्कुल। अब एक छोटा सा रिकैप एंड कंटेंट इम्बाइबिंग। की टेकअवे था इंटरकनेक्टेडनेस। हाँ, द प्लैनेट्स वार्निंग साइंस। हमने लीथल वेट बल्ब टेम्परेचर देखा, लेक्स गुगुबीन का डेजर्टिफिकेशन और इंडिया में फ्लड्स का बढ़ना। द साइंस एंड कॉजेस, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट का कोर मैकेनिज्म समझा, अलग अलग क्लाउड्स का रोल और ओजोन होल की केमिस्ट्री। द सॉल्यूशंस एंड पॉलिसीज, हमने SAF, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे टेक फिक्सेस एक्सप्लोर किए, जियो इंजीनियरिंग जैसी टेक्निक्स देखी और कार्बन मार्केट्स और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे पॉलिसी टूल्स को समझा। एग्जैक्टली, हर चीज जुड़ी हुई है। तो अब आप सबके लिए एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। हमने सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की बात की, जो इमिशंस के डैमेज पर एक प्राइस टैग लगाता है। तो सवाल ये है दोस्त, क्या हमें या हम कर सकते हैं एक कोरल रीफ, एक साफ नदी या एक स्टेबल क्लाइमेट पर मॉनेटरी वैल्यू लगाना? जब हम प्राइसलेस चीजों की कीमत लगाते हैं तो क्या खो जाता है? इसके बारे में सोचिए। अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। हाँ। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Until next time, keep learning, stay curious. ग्रोथ रेफर टू CDS 2023 में ऑप्शंस हैं एयरफोर्स, पेस्टिसाइड्स, सस्टेनेबल मरीन ग्रोथ और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के बारे में। Broad micro theme, blue economy strategy. The answer is in the name itself. Blue is universally linked with oceans.
Growth means economic development. So blue growth is a long-term strategy to support sustainable growth in the marine and marine sectors. It's about using ocean resources, fisheries, minerals, transport sustainably for economic progress. This is option C. The memory hack is baked into the question. Blue equals oceans. Growth equals economy. Blue growth equals sustainable ocean economy. Can't get simpler? Absolutely. It's about economic development without compromising the health of the marine ecosystem. Question 61. Which one of the following statements is true with regard to a greenhouse? CDS 2022. ये mechanism के बारे में है. Yes, the broad micro theme is the physics of the greenhouse effect. Let's get this crystal clear. Sun से जो energy आती है वो short wavelength radiations like visible light होती है. ये atmosphere से easily pass हो जाती है. Earth इसे absorb करती है और heat को long wavelength infrared radiation के form में radiate करती है. Greenhouse gases इस outgoing long wavelength radiation को trap कर लेती है जिससे planet warm होता है. Option B describes this perfectly. The shorter wavelength infrared radiations from the sun can enter into the greenhouse, while longer wavelength infrared radiations from the ground and the plants inside the greenhouse cannot pass back out through the glass. Classic memory hack for this. Think of a car parked in the sun. Shortwave sunlight gets in through the glass easily. कार का इंटीरियर गर्म होता है और लॉन्ग वेव हीट एमिट करता है. ये हीट ग्लास से आसानी से बाहर नहीं जा पाती. So the car gets super hot. Earth's atmosphere acts just like that car's glass. A perfect real-world example. Trapping of outgoing long-wave radiation is the key mechanism. Let's jump to question 62. Which one of the following is the most sensitive to environmental change? CDS 2016. Second. Options: amphibian, reptile, mammal, insect. Broad micro theme, bioindicators of environmental health. The answer is A, amphibians. Frogs, toads और salamanders extremely sensitive होते हैं. क्यों? First, उनकी स्किन परमिएबल होती है जो वाटर और एयर से पोल्यूटेंट्स को डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर सकती है. सेकंड, उनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है. लार्वे पानी में रहते हैं और अडल्ट्स लैंड पर. सो दोनों में से किसी भी हैबिटेट में पोल्यूशन उन्हें वाइप आउट कर सकता है. They are nature's early warning system. Right, so the memory hack is frogs are like nature's canary in a coal mine. पुराने जमाने में माइनर्स कोल माइंस में कैनेरीज ले जाते थे. अगर पॉइजनस गैस लीक होती तो बर्ड पहले मर जाती माइनस को वार्न करने के लिए. सिमिलरली, अगर एम्फीबियंस गायब होने लगे, it's a huge warning that the entire ecosystem is in trouble. Precisely. Their sensitivity makes them excellent indicators of ecosystem health. Question 63 from CAFP 2024 is a repeat of sorts. It asks for a statement with regard to the greenhouse effect. Yes, this revisits the same concept. We are again looking for the option that describes heat trapping. Sometimes in exams, options बहुत confusingly worded किए जाते हैं, but the core principle remains the same. The process involves radiation entering a system और resulting heat radiation का अंदर trap हो जाना. The key is to always focus on the core mechanism. Trapping of outgoing long-wave infrared radiation. Don't get lost in tricky phrasing. Moving to question 64 from CAF 2023. The depletion in atmospheric ozone layer in the last century was due to. Options are A. Chlorofluorocarbon, B. Carbon monoxide, C. Methane, D. Pesticides. Broad micro theme, culprits of ozone depletion. This is a very direct question. The primary cause for the depletion of the good stratospheric ozone layer is man-made chemicals, specifically chlorofluorocarbons, CFCs. Option A is the correct answer. As we discussed, उनकी stability उन्हें stratosphere तक पहुंचने देती है, जहां वो chlorine release करके ozone destroy करते हैं. Let's add some peripheral knowledge here. What about the other options? Good point. Methane and carbon monoxide, as we saw, are more involved with bad tropospheric ozone, yani smoke. Pesticides cause other serious environmental problems like soil and water pollution, लेकिन वो stratospheric ozone depletion का main cause नहीं है. The villain in that story is clearly CFCs. Got it. Now for question 65 from CAF 2022. The principle of common but differentiated responsibilities is talked about in media, and it refers to Broad micro theme, international environmental principles. The correct answer is option C, reduction of greenhouse gas emissions. The principle of common but differentiated responsibilities, international climate change negotiations का एक key pillar है. इसका मतलब है कि जबकि सभी कंट्रीज की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, डेवलप्ड कंट्रीज की डिफरेंशिएटेड यानी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्शन लेने की. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा GHG एमिशंस की हैं. I love this. Memory hack for CBDR. इसको एक फैमिली की तरह सोचो जो घर साफ कर रही है. सबकी ड्यूटी हेल्प करना, that's the common responsibility. लेकिन जिन अडल्ट्स ने सालों से सबसे ज्यादा मैस फैलाया है, उनको ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी. That's the differentiated responsibility. An excellent way to put it. It's about equity and historical responsibility in tackling a shared global problem. Question 66, CAPF 2019. Which of the following statements are correct in respect of ecocentrism?
Statement 1. They believe that human societies on Earth are moving dangerously close to the limits of the Earth's carrying capacity. Statement 2. They call for strict population control. Statement 3. They stress for less consumption-oriented and waste-producing way of life. ब्रॉड माइक्रो थीम, इन्वायरमेंटल फिलॉसफीज। इकोसेंट्रिज्म एक ऐसी वर्ल्ड व्यू है जो इकोसिस्टम को सेंटर में रखती है। ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का ऑपोजिट है जो ह्यूमंस को सेंटर में रखता है। लेट्स एनालाइज। स्टेटमेंट 1 कि हम अर्थ के लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, ये इकोसेंट्रिज्म का कोर आइडिया है। True. स्टेटमेंट 3 लेस कंज्यूमरिज्म और वेस्ट की एडवोकेसी, ये भी इस फिलॉसफी के लिए फंडामेंटल है। True. स्टेटमेंट 2 स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल, ये एक ज्यादा रेडिकल एस्पेक्ट है, लेकिन डीप इकोसेंट्रिक थॉट से अक्सर एसोसिएट किया जाता है एज अ वे टू रिड्यूस ह्यूमन फुटप्रिंट। All three statements represent aspects of the ecocentric viewpoint. Therefore, the correct option is D, 1, 2, and 3. So ecocentrism is basically shifting the spotlight from me, the human, to we, the entire living planet. Exactly. It's a paradigm shift from a human-centered to a nature-centered perspective. Let's do a quick fire round for a few. Question 67, CAPF 2015. Which one among the following substances is not a greenhouse gas? Options: water vapor, chlorofluorocarbon, methane, nitrogen. The answer is nitrogen, option D. Water vapor, CFCs and methane are all potent greenhouse gases. Nitrogen हमारी एटमॉस्फेयर का 78% बनाती है, लेकिन ये outgoing infrared radiation को absorb नहीं करती. Therefore, it does not contribute to the greenhouse effect. Memory hack. नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में उस कूल दोस्त की तरह है जो पार्टी में है, but he doesn't participate in the heat trapping dance. Good one. Next. Question 68, CAPF 2014. Methane is a very potent greenhouse gas. It is converted to carbon dioxide to ease its overall effect on global warming. This process is known as options: blocking, sealing, flaring, stooping. Broad micro theme. Methane mitigation techniques. The correct process is called flaring, option C. ऑयल और गैस साइट्स या लैंडफिल्स पर जहां मीथेन रिलीज होती है, उसे अक्सर जला दिया जाता है। दिस कन्वर्ट्स CH4 into CO2 एंड वाटर। पर मॉलिक्यूल मीथेन CO2 से कहीं ज्यादा पावरफुल GHG है, सो इसे CO2 में कन्वर्ट करना एक हार्म रिडक्शन स्ट्रैटेजी है। इट्स नॉट अ सोल्यूशन, बट इट्स बेटर देन रिलीजिंग रॉ मीथेन। Got it. Now a matching question, number 69 from 47th BPSC pre-2005. We have to match natural hazards